friends. How are you? I hope you all are very fine. अपने पिछले जो वीडियो हमने पोस्ट की थी उसमें हमने जब प्लान डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, जो हमारा तीसरा वीडियो था, उसमें हमने बात की थी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन की। इसके साथ हमने राइटियस्ट और लेफ्टियस्ट इन दोनों की बात की थी कि किस तरह से उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की, और उसके बाद हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार से देश के अंदर एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। और जहां हमने इस वीडियो को रोका था वहां हमने बात की थी कि देश के अंदर गरीबी में कमी नहीं आई थी। बेशक गरीबों का कुल प्रतिशत बेशक कम हुआ हो, लेकिन रियल में गरीबी में वृद्धि हुई थी। तो आज हम अगले टॉपिक को लेकर हाजिर हैं आपके सामने, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मेजर आउटकम्स, यानी इसके मुख्य परिणाम क्या निकले। क्योंकि आज़ाद भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। अब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये हमारे सामने ये बड़ी चुनौतियां रही, और जो प्लान डेवलपमेंट था इसकी शुरुआती कोशिश जो थी उसने देश के आर्थिक विकास और इसके साथ साथ जो नागरिक हैं उनकी वेलफेयर में कुछ हद तक सफलता मिली थी। बेशक हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक हमें सफलता मिली थी। तो जो इसकी शुरुआत थी उसमें हम कोई बड़े कदम नहीं उठा पाए, और इसके पीछे एक राजनीतिक समस्या थी। पॉलिटिकल विल पावर भी काम कर रही थी जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, और उनको जो ये अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ था उनको फ़ायदा हुआ, और वो राजनीतिक रूप से खड़े हो गए थे, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनकर उभरे थे। तो अब हम बात कर रहे हैं बुनियाद की, यानी फाउंडेशंस की। प्लान डेवलपमेंट के जो शुरुआती दौर था, अगर हम जब उसका हम इवेल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि इससे देश के आगामी विकास पर असर पड़ा था। यानी एक प्रकार से इसने आने वाले समय के लिए हमारा रास्ता साफ किया, और हमारे कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हैं वो इसी दौरान शुरू हुए थे। जैसे भाखड़ा नांगल और हीराकुद जैसे बांध जो हैं वो इसी दौरान शुरू हुए, और इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है, इसका भी इसी दौरान काफ़ी विकास हुआ। और देश के अंदर कई प्रकार के जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, डिफेंस प्रोडक्शन है, वो भी इस दौरान काफ़ी विकसित हुए। इसी दौर में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, और कुछ समय के बाद इन जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स थे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इन पर कुछ लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि अगर ये प्लान ना बनाए जाते तो देश का जो बेसिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता था। लेकिन आलोचना स्वाभाविक है, वो किसी भी देश के अंदर स्वाभाविक रूप से होती है, और यही आलोचनाएं देश को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। अब हम आते हैं देश में भूमि सुधार पर, लैंड रिफॉर्म्स। अगर हम बात एग्रीकल्चर फील्ड की करते हैं तो इस दौरान लैंड रिफॉर्म्स में काफ़ी हद तक सुधार किए गए थे, और इसमें सबसे जो बड़ा प्रयास था वो था लैंडलॉर्ड सिस्टम को ख़त्म करना। यानी देश के अंदर जैसे जमींदार थे जो कि ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे थे, अब उस जमींदारी सिस्टम को, लैंडलॉर्डिज्म को ख़त्म करने का प्रयास शुरू हुए। हालांकि ये एक बहुत साहसिक कदम था, क्योंकि देश में हम पहले बात कर चुके हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा गांव में बसती है, और अगर गांव से इस चीज़ का विरोध होता हुआ भी सही, लेकिन सरकार ने इस खतरे को उठाने का साहस दिखाया।
तो इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उन लोगों के हाथों से निकलकर सरकार के पास आई या उन लोगों के पास पहुंची जिन्हें इसकी जरूरत थी। जबकि जमींदारों का कृषि से कोई लेना देना नहीं था, कृषि में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो राजनीति पर जो दबदबा कायम रखने की जो जमींदारों की एक पावर थी, कैपेसिटी थी, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड थे, जमीनें थी, उनके अधीन काम करने वाले बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए वो पॉलिटिकली पावरफुल होते जा रहे थे। लेकिन इससे पॉलिटिकल लेवल पर उनकी जो कैपेसिटी है जमींदारों की, वो घट गई। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े जिन पर आधुनिक यंत्र प्रयोग नहीं किए जा सकते थे, उनको एक रखने के प्रयास शुरू किए गए, यानी उनको जोड़कर बड़े भूभाग बनाए जाएं ताकि वहां से अधिक उत्पादन लिया जा सके। काफी हद तक ये प्रयास भी सफल रहा और भूमि सुधार की कुछ और कोशिश जो हुई, हालांकि उसमें सफलता कम मिली। इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कौन व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है, क्योंकि इससे पहले किसी व्यक्ति के पास कितनी भी जमीन हो सकती थी। लेकिन सरकार ने अब इस बात की तैयारी की कि एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा थी, उन्होंने उसकी भी काट खोज निकाली, यानी एक प्रकार से इस रूल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया गया। इसी तरह से जो पीजेंट्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग कर रहे थे, उन्हें कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन समस्या फिर वही रही कि इन नियमों को लागू करने में नौकरशाही का रवैया काफी हद तक ढीला ढाला रहा, क्योंकि लोगों ने इससे बचने के तरीके ढूंढ लिए और जिस कारण से ये नियम ढंग से लागू नहीं हो पाया। अगली बात आती है फूड क्राइसिस की, यानी देश के अंदर खाद्य संकट की। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो 1960 का दशक था, उस समय कृषि की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, क्योंकि हमारी जो दो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनके जैसे रिजल्ट्स, जैसे परिणाम एक्सपेक्ट किए गए थे, वैसे परिणाम हमारे सामने नहीं आ पाए। 1940 और 50 के जो डेकेड्स थे, दशक थे, तब से खाद्यान्न के उत्पादन की जो ग्रोथ रेट थी, उसे जनसंख्या की ग्रोथ रेट से ऊपर रखा गया। लेकिन 1965 से लेके 1967 के बीच में जब देश के अंदर सूखा पड़ा और इसी दौरान भारत ने दो युद्धों का सामना किया, 1962 में चाइना से और 1965 में पाकिस्तान से। तो देश का जो पैसा इन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री पे खर्च होना था, वो पैसा अब युद्धों पर खर्च हुआ, जिससे देश के सामने एक बार फिर से संकट आ खड़ा हुआ, और वो भी फॉरेन करेंसी का। हालांकि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बात पक्की है, क्योंकि कृषि पर ध्यान नहीं दिया जा सका, इस कारण से देश के अंदर फूड ग्रेन की कमी हो गई और देश में एक प्रकार से अकाल जैसी स्थिति, फेमाइन जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब जब खाद्यान्न नहीं था, तो साधारण सी बात है कि इससे मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण बढ़ा, जिसने काफ़ी गंभीर रूप ले लिया। और उस समय देश के कुछ हिस्सों में जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता थी, जो कि 2200 कैलोरी चाहिए थी, वो 1200 कैलोरी तक पहुंच गए। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले भी कि इस समय हम मानते हैं कि गांव के अंदर जो रूरल एरिया है, वहाँ पे लगभग प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है,
और शहरों में 2200। लेकिन हाँ, अगर हम उस समय की बात करें 2200 कैलोरी अगर चाहिए थी तो मिल रही थी 1200 कैलोरी। तो ये भी समस्या देश के सामने आई और बिहार जैसे राज्यों में 67 के अंदर मृत्यु दर 34% बढ़ गई। और नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में बिहार में क्योंकि गरीबी ज्यादा है तो इस कारण से वहां भी खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ गई। और जो रिच एरिया थे जैसे पंजाब है, तो पंजाब की कंपैरिजन में जो वीट और राइस था वो बिहार जैसे राज्यों में डबल रेट पर, दुगने दाम पर बिक रहे थे। तो इस वजह से फूड ग्रेन का जो, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां अपना रखी थी, जोनिंग पॉलिसी जिसको हम कहेंगे, जोन वाइज पॉलिसी बना रखी थी, तो उन्होंने कुछ एक लिमिटेशंस लगा रखी थी जिस कारण से फूड ग्रेन का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से बिहार में फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई और जिसका असर वहाँ के गरीबों पर पड़ा। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप देश को अब गेहूं का आयात करना पड़ा क्योंकि देश में उपलब्धता थी नहीं। तो अमेरिका जैसे राज्यों से जो ऑफर मिली उसे देश को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि यह देश की एक मजबूरी थी। इसलिए अब देश के जो प्लान मेकर्स थे, योजना बनाने वाले थे, उनको अब ऐसी नीतियां अपनानी पड़ी कि देश हर हालत में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन जो घटनाएं जिस प्रकार से रूप ले रही थी उससे देश को काफी धक्का लगा और देश के खाद्यान्न पर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। और जो देश के गांव के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी अब उनको भी लागू करना, क्योंकि फाइनेंस की कमी थी इसलिए उनको इम्प्लीमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट तभी आ सकते थे अगर जो लैंडलेस वर्कर्स हैं गांव के अंदर, अगर वो इकट्ठे हों। लेकिन समस्या क्या थी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, उनका पॉलिटिकल अप्रोच था जिस कारण से ये नियम ढंग से लागू नहीं हो पाए। तो भूमि सुधार के कई इस प्रकार के रिजोल्यूशन या कई इस प्रकार के जो रूप थे वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाए और ये सिर्फ नीतियां कागज में रह गई। इससे पता लगता है कि सरकार की जो योजना थी बेशक अच्छी थी, लेकिन क्योंकि इनको ढंग से प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया जिस कारण से देश के सामने एक गंभीर संकट आ खड़ा हुआ। तो आज हम इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।